अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मछली पालन कर रहे सफल किसान की कहानी। फ्रेंच बीन की खड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर किसानों के अनुभव। मुर्गियों के चूजों की उचित देखरेख पर जानकारी। देश और प्रदेश के बहुत सारे किसान मछली पालन करके अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और इन्हीं किसानों में से एक है हरियाणा के करनाल जिले के मछली पालक सुल्तान सिंह, जो 10 साल से आधुनिक तरीके से मछली पालन करके काफी पैसा कमा रहे हैं और साथ ही उन्होंने मछली पालन व्यवसाय में देश और प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान भी बनाई है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि मछली पालन इतनी सफलता उनको कैसे मिली है। डेयरी से, पोल्ट्री से, पिगरी से और डकरी से अगर लाइव स्टॉक के अंदर देखा जाए किसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारा मछली पालने के अंदर है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं आती, किसी प्रकार की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। पोल्ट्री में देख लो, अगर कोई पोल्ट्री के साथ से निकल जाता है, उसकी कमीज पे किसी प्रकार का वैक्सीन कुछ बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया पूरे फार्म को ख़राब कर देता है। तो इस तरीके का पानी के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं आता, तो वो सबसे शुद्ध अगर मछली का मीट माना गया है तो सबसे शुद्ध मछली का मीट है। 1983 में मैंने कॉलेज में पढ़ता था और ये मछली पालने का मेरे दिमाग में आइडिया आया था। तो पट्टे पर मैंने अपने गांव का तालाब लीज पे लिया और उसमें मैंने करनाल केवी के NDRI से इसका मछली पालने का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव के तालाब में 60,000 मछली का बीज छोड़ा। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। अब हमारा हरियाणा में काफ़ी जो जमीन लैंड है, 60% लैंड जो है उसके ऊपर सेम की बहुत प्रॉब्लम है। मछली को पानी चाहिए, एक दफ़ा उसको खुदवा ले, 1 मीटर 2.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए। 5 फुट पानी के अंदर मछली बहुत अच्छा पैदा होता है। यही मेरा इन लोगों को एक संदेश है। अगर कई फार्मर ये सोचते हैं भाई मछली तो बिना फीड के गोबर खा के तैयार हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज़ को फसल भी तैयार करते हैं तो गोबर एक ऐसी एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जिससे वो सिर्फ पानी की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। उस फर्टिलिटी बढ़ाने से प्लैंकटन ग्रो होते हैं जिससे मछली खा करके बड़ी होती है। उस प्लैंकटन को ग्रो करने के लिए हमें गोबर की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हमें ये जो हमारे पोल्ट्री के जो दाना है, ग्रेन होते हैं, इसका एक पैलेट फीड बनाते हैं जिससे हम फ्लोटिंग फीड कहते हैं। उस फ्लोटिंग फीड का डालने का यही एक हमारा उद्देश्य है भाई हमारी पानी खराब ना हो, हमारी फीड वेस्ट ना जाए। मछली को जितना खाना चाहिए वो तोल के डेली देंगे। अगर मान लो हमारे पास 100 किलो तालाब के अंदर एज एग्जाम्पल 100 किलो मछली है, 100 किलो को हमारे को सिर्फ 5 किलो फीड चाहिए। अगर हम वैसे ही उसको श्रिंकिंग फीड डालते हैं, वो नीचे सॉइल को ख़राब करती है, पानी को ख़राब करती है। तो फ्लोटिंग फीड सबसे बेस्ट है फार्मर को अपनी फीड बचाने के लिए और उसकी ग्रोथ लेने के लिए सिर्फ फ्लोटिंग फीड ही डालनी चाहिए। मछली उत्पादन को नए आयाम देने वाले सुल्तान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं।
उनकी इस नई उपलब्धि ने उनका कद और बढ़ा दिया है। उपलब्धि में शामिल है करीब 45 गुणा 15 मीटर की जगह में करीब आधा टन मछली का उत्पादन। सुल्तान सिंह ने इतने ही क्षेत्र में कम पानी में 15 टन मछली का उत्पादन किया है। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। सुल्तान को इस बड़ी उपलब्धि के लिए दिल्ली के न्यू लोधी रोड स्थित इंडिया हेरिटेज में सम्मानित किया गया और देश के 49 विशेषज्ञों ने जहां उच्च स्तर की पढ़ाई के बाद यह इनाम जीता, वहीं सुल्तान ने अनपढ़ होने के बावजूद मछली उत्पादन में जुनून से यह ख्याति पाई। सुल्तान शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन अपने बेटे नीरज चौधरी को सुल्तान ने शिक्षा से वंचित नहीं रखा। अपने बेटे नीरज चौधरी को विदेश में भी शिक्षा के लिए भेजा। अब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, आप भी इस बिजनेस में आओ। और आके फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इंटरनेशनल स्टडीज आप देखो कि भी कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, किस कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी है। बेटे नीरज चौधरी ने भी अपने पिता की विरासत को संभाला और विदेशों की मछली पालन की तकनीक को भी अपनाया। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया, कई कंट्रीज जैसे नीदरलैंड होगी, इजराइल होगी, पोलैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में मैंने और मेरे फादर ने विजिट करा। वो लोग इंडोर बिल्डिंग बना के, क्लाइमेट कंट्रोल बना के फार्मिंग करते हैं और मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज, वो जो भी मछली उगाना चाहें, मतलब जिस भी मछली का बीज अगर हमें अवेलेबल है वो मछली हम खारे पानी में भी उगा सकते हैं और खारे पानी वाली मछली हम मीठे पानी में भी उगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सी बास मछली के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसके मार्केट वैल्यू अच्छी है, 400, 500, 600 रुपये किलो तक बिकती है, महंगी से महंगी। तो हमने इस मछली के ऊपर काम किया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है RAS, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम इसको बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, इसके अंदर हम इंडोर टेम्परेचर देते हैं जो मछली को पूरा साल बढ़ने के लिए चाहिए होता है। जैसे 28 से लेकर 33 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो मछली को पूरा साल चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसमें जैसे अगर हम ओपन पॉन्ड सिस्टम रखते हैं तो उसमें कभी गर्मी की ऋतु आती है, कभी ठंड आती है, कभी बारिश आती है, कभी बहुत ठंड आती है, तो मछली इतनी ग्रोथ ले नहीं पाती। फार्मर्स को उसमें नुकसान होता है, उनका वेट पूरा नहीं आ पाता, अंडर साइज उनको बेचनी पड़ती है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कत थी ओपन सिस्टम के अंदर। पर अब क्लोज्ड फार्मिंग सिस्टम, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, पहली बार हम लेके आ रहे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया कि कैसे समुद्र में पलने वाली मछली का उत्पादन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने सुल्तान फार्म पर खारे पानी में मछली पालना शुरू किया और फिर अपने पिता की ही तरह एक अनूठी मिसाल कायम की। आलम यह है कि अपने पिता की इस अनोखी विरासत को बढ़ाने के लिए बेटे नीरज चौधरी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेटे नीरज के पास अब देश ही नहीं विदेशों से भी मछली पालन के गुर सीखने के लिए लोग पहुंचते हैं। नीरज अपने पिता के नाम के इस सुल्तान फार्म को जीवंत रखकर देश और विदेश के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे फादर साहब ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट, जिसके ऊपर वो 10 साल से काम कर रहे थे कि भी कैसे इस रहू, कतला, मिर्गल मछली का कांटा निकालें, क्योंकि ये मछली जो है ये बहुत बोनी फिश है, इसके अंदर पिन बोन्स होती हैं, इसका कांटा निकालना ही बहुत बड़ी कलाकारी है। मतलब कोई भी इसका कांटा आज तक 100% रिमूव नहीं कर पाया था। तो फिर मेरे फादर साहब ने इस मछली के ऊपर काम किया। अब हमने फ्रेश वाटर फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जो इंडिया का पहला प्लांट है जिसके अंदर रहू फिश, कतला फिश, मिर्गल फिश की डीबोनिंग करके इनसे वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। और करीब करीब 35 प्रोडक्ट जो हैं हम फिश के बनाते हैं, जिनके अंदर कई स्टार्टर्स हैं, कई मेन कोर्स हैं, कई आपकी ग्रेवी आइटम है, कई प्रॉन्स की आइटम है। और तो इसी के तरीके हमारी जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी 100% डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और A से लेकर Z तक हम अपने यहाँ कर रहे हैं। जैसे फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं 6 वैरायटी की, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के बाद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी नई स्पीशीज हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए उनके ऊपर हम टाइमली R&D भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जब हम नया तालाब बनाते हैं उसमें 20 से 25% की सब्सिडी देती है। और उस जैसे जैसे नए पहले साल हम सीड खरीदते हैं तो सीड में भी उसमें 20% की सब्सिडी देती है और खाद बीज पे भी देती है। किसानों को तो यही सलाह है हमारी, भाई जिसकी ज़मीन खराब है उस ज़मीन पर खाली तालाब बनाओ। मछली कभी पूरी नहीं हो सकती, पब्लिक बढ़ती जा रही है, मछली घटती जा रही है। तो सभी फार्मर जितनी इसको मिलजुल के हम तैयार करेंगे तो ये देश का फूड भी पूरा भरपूर मात्रा में दे पाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
फ्रेंच बीन की खड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर किसानों के अनुभव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जी के रूप में फ्रेंच बीन की मांग बाजार में अधिक रहती है और इसीलिए इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छी आय भी मिलती है। तो आइए मिलते हैं जिला सहारनपुर के प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह और यशवंत कंबोज से, जो बड़े क्षेत्रफल पर फ्रेंच बीन की खेती करते हैं, और जानते हैं इन किसानों से कि अच्छी बढ़वार और उपज के लिए फ्रेंच बीन की खड़ी फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाया जाए। मेरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से, हिमाचल, उत्तराखंड से मिला हुआ है। मैं सब्जी की खेती लगभग 15 साल से कर रहा हूँ। इसमें पालक है, धनिया है, आपका टमाटर है और फ्रांस बीन है, कई प्रकार की सब्जियाँ उगाता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लाभ है। फिलहाल मेरी फ्रांस बीन चल रही है। इसकी बुआई मैंने लगभग 15 अक्टूबर के आसपास की थी। मैंने इसमें लगभग 120 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद डाली। फिर इसको दोबारा खेत की जुताई करके इसमें 1 हेक्टेयर में मैंने इसमें 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास इसमें प्रति हेक्टेयर। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास और सुपर की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय इसमें बिखेर के बुआई करके अच्छी प्रकार जुताई करके पाटा लगा के खेत समतल करके तैयार करके फिर इसमें हमने बीज लगाया। जो अपूर्वा वैरायटी है वो हमने लगाई है, क्योंकि इसकी फली मुलायम, रेशेदार, चमकदार और अच्छी पैदावार देने वाली। इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी है, बाजार बहुत अच्छा मिलता है इसका। हाथ से ही लाइनों में रोपाई कर देते हैं। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, जो हल्की की जाती है। जब फूल और फल तैयार होने लगे, लगभग इसमें 50% नमी होनी चाहिए। पहली सिंचाई के लगभग 15 दिन बाद दूसरी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें खाद की जो मात्रा है, इसमें पोटास और फास्फोरस तो शुरू में डाल दी थी और आधी मात्रा नाइट्रोजन की लगा चुके हैं। जो बाकी आधी शेष बची है वो आप पहली सिंचाई पे लगाते हैं। लगभग 30-35 दिन बाद बुआई के पहली सिंचाई पर दूसरा प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद जब आपकी फलियाँ तैयार हो जाती हैं, लगभग ये आपकी 45-50 दिन की फलियाँ स्टार्ट हो जाती है इसकी, जो मार्केट में भिजवा दी जाती हैं। उसके बाद जब लगभग सिंचाई करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर उसमें धीरे धीरे नाइट्रोजन की मात्रा डालते रहते हैं। लगभग 15 दिन के अंदर, तुड़ाई के तुरंत बाद लगाते हैं। हर तुड़ाई के बिल्कुल लगभग ये मान लो आप 1 हेक्टेयर में लगभग 40 किलो नाइट्रोजन बहुत है। अगर हम इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक करें तो इसमें बीमारी, कीड़ा लगने का ज़्यादा प्रकोप रहता है। रही अब तक इसमें लगे बीमारी की बात, ये क्योंकि ये कम टेम्परेचर की फसल है, इसमें कीड़ा लगभग कम लगता है। ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है, फंगस इसमें अधिक मात्रा में लगती है, जिसके कारण फसल बर्बाद भी हो सकती है। इसके रोकथाम के लिए हम कार्बनडाजिम इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ टेम्परेचर, अब सर्दी की मौसम है, टेम्परेचर कम हो गया है काफ़ी, इसके लिए अच्छी पैदावार के लिए हम इसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा ये 2 प्रकार में आता है, लिक्विड और पाउडर के रूप में। लिक्विड में 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं और आपका जो है 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम नाइट्रोजन के साथ प्रयोग करते हैं। जब तुड़ाई के तुरंत बाद लगाते हैं, हर तुड़ाई पे लगाते रहते हैं। उससे पौधा टेम्परेचर
जो सर्दी में है इससे लड़ने में क्षमता मिलती है, पैदावार अच्छी होती है, ग्रोथ करता है इससे फसल। इसकी संभावना मुझे लगभग मार्च तक मिलने की संभावना है, 3 महीने चलने की संभावना है। हम मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए सब्जी की फसल करते हैं, जिसमें लौकी, करेला, खीरा, पालक आदि करते हैं। अब की बार हमने फ्रांस बीन का लगा के देखी है। अब की बार मैंने फ्रांस बीन भी लगाई है, ये जो अक्टूबर के महीने में लगाई थी, ये 2 महीने में चालू हो गई है। ये लगभग मई हमारी चलेगी। इसकी मंडी में मांग तो बहुत रहती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। इसकी मांग 4 से 5 इंच की रहती है अगर लंबाई की। अगर ये ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो इसमें रेशा बन जाएगा, ये फिर उसके बाद इस सब्जी के लायक नहीं रहती। अगर ये ज़्यादा लंबी या मोटी हो जाएगी तो इसे ग्राहक पसंद नहीं करने का, क्योंकि ये सख्त हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें ये छोटी साइज़ में तोड़नी पड़ती है। इसको सुबह से शाम तक तोड़ते हैं, मगर इसको जब तोड़ते हैं एक हाथ से पौधा पकड़ते हैं, एक हाथ से फली को तोड़ते हैं, जैसे पौधा उखड़े ना। पौधा बहुत नरम होता है, इसकी जड़ ऊपर ही रहती है, इसलिए उखड़ जाता है। दिखाऊं तो उसको धीरे से तोड़ते हैं, फिर उसको टोकरी या बाल्टी या डलिया में डाल के जहाँ पर अपना डालनी है स्टोर पे, वहाँ पर डालते हैं। हाँ, अगर बरसात होते है, मिट्टी लग जाती है, जब धुलाई करनी पड़ती है, नहीं इसमें धुलाई की कोई ज़रूरत नहीं। अगर गर्मी का मौसम होगा तो बोरी को हम भिगो के डालते हैं, फिर उसका स्टोर पे छटाई करते हैं। जो मोटी होते हैं उसे अलग निकालते हैं, और जो ज़्यादा सुंडी खाई या पत्ता होता है उसको निकाल के उसकी पैकिंग कर देते हैं। अगर हम इसको एक साथ सारी को भर देंगे, वहाँ पर जो ग्राहक लेगा अगर ख़राब निकलेगी तो मार्केटिंग कम हो जाती है, तो ग्राहक पकड़ना भी पसंद नहीं करता, इसलिए रेट डाउन हो जाता है इसका। इसलिए हम इसके 2 ग्रेड बना के भेजते हैं, फर्स्ट या सेकंड। अगर हम उसको धोएंगे तो उसको हमको सुखाना पड़ेगा, हल्की सी हवा निकल जाएगी, जिससे बोरी में या कैम में भी डालते हैं तो सड़न पैदा ना होए। हम इसलिए उसमें जूट की बोरी लगाते हैं। जो आजकल रेट मिलता है इसका 20-25 रुपये केजी मिलता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। मुर्गियों के चूजों की उचित देखरेख पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, और ऐसे में मुर्गियों के चूजों की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, अन्यथा इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में भी चला जाता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, ठंड के मौसम में आप मुर्गियों के चूजों की देखरेख कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के एक विषय विशेषज्ञ MK सामंत। जैसा कि मशीन से चूजा निकालने के बाद या आप खरीद करने के चूजा खरीद करने के बाद कुछ भी हो, 1 दिन का चूजा आपको सब जगह से ही मिलता है। तो 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक चूजा पर बहुत कठिन है। जैसा कि 1 दिन वाला चूजा को ये जैसा बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ऐसा घेरा लगा के ऊपर में बड़ा उड़ा दे करके अंदर में 200 वाट बल्ब, तो वो बल्ब देने से इसमें चूजा आराम से रहेगा, और इसमें 1 से 7 दिन तक 95 डिग्री ताप रहना चाहिए, न सेल्सियस। तो उसके बाद जब चूजा 7 से 14 दिन होगा, उस समय 95 से 90 डिग्री ताप बुडार में रहना चाहिए। तो ये गर्मी का व्यवस्था है, और ये गर्मी अगर थोड़ा कम हो जाए तो चूजा मरने का संभावना रहता है। इसीलिए ताप का बारे में थोड़ा अच्छा से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चूजा में कोई बीमार ना आए, छोटा चूजा में तो पता नहीं चलता है, इसलिए कोई बीमार ना है, इसीलिए कुछ दवा भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आपके पास अगर 100 चूजा हो, 100 चूजा होने से 1.5 से 2 लीटर पानी ये दिन भर का खपत है। तो 100 चूजा में 1.5 से 2 लीटर पानी को 2 या 3 जगह में बांट करके देना चाहिए। तो ये 2 लीटर पानी का अंदर में ये भिमेरल एक दवा है, या ट्रेसवेल, कोई भी मल्टीविटामिन दवा 100 चूजा के लिए कम से कम 5 से 10 ml जरूरी है।
ये तो विटामिन हो गया स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, कोई कमजोर होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी बीमार आ सकता है ये ठंडा में, इसीलिए आपको वेंडॉक्स एन ये दवा 2 लीटर पानी में 1 ग्राम हिसाब से ये लगातार 7 दिन ये देना है, प्रतिदिन 1 बार। ये देने से चूजा में किसी प्रकार वो बीमारी नहीं आएगा। तो इसके बाद रानीखेत बीमारी जो होता है गांव में अक्सर होते रहता है, जब बीमारी आएगा चूजा एक भी नहीं बचेगा, बोरा मुर्गी होगा तो वो भी नहीं बचेगा, सुबह बीमारी आएगा शाम को ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस 10 दिन का अंदर में ये रानीखेत F1 आँख में खाली 1 बूंद दवा देना है। इसका 10 दिन के बाद जैसे चूजा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर उसको 15 दिन में गाम्बोरो एक टीका होता है वो भी आँख में दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वही चूजा जब 21 दिन होगा उस समय फिर वही रानीखेत F1 पुनः और एक बार उसको आँख में देने से आगे 2.5 महीना तक ये बीमारी होगा ही नहीं। चूजों में ठंडा के समय और एक बात ध्यान देना चाहिए, एकदम सुसुम पानी जैसा हाथ दे वो आराम से आराम लगे वैसे माफिक पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो दवा का एक्शन भी वो खराब हो जाएगा, वो दवा काम नहीं करेगा। जो मुर्गी घर है वो मुर्गी घर में जैसा ठंडा हवा ना बहे उसका चलते आप प्लास्टिक ढक दीजिए खिड़की में, या इसमें पटुआ का बोरा को बढ़िया से घेर दीजिए जिसमें ठंडा हवा मुर्गी घर में ना आए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मर्दह गाजीपुर के जयशंकर चौहान ने। आपने गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण करना क्यों जरूरी है? किसान भाइयों, यदि गेहूं में खरपतवारों का नियंत्रण अच्छी तरीके से न किया जाए तो यह खरपतवार जो हानिकारक खरपतवार होते हैं गेहूं की पैदावार 30 से 35% तक कम कर देते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो किसान गेहूं का बीज उत्पादन करता है यदि उसने हानिकारक खरपतवारों का नियंत्रण समय से रहते नहीं किया तो यह गेहूं की आनुवंशिक शुद्धता को भी प्रभावित करते हैं, आनुवंशिक शुद्धता में भी ह्रास लाते हैं। और खरपतवारों का जो गेहूं में नियंत्रण करने का जो सबसे सही समय होता है 35 दिन की अवस्था पर गेहूं में किया जाए तो गेहूं की पैदावार को प्रभावित होने से रोका जा सकता है, गेहूं की पैदावार कम नहीं हो सकती, गेहूं की पूरी पैदावार ली जा सकती है। जहाँ तक रही बात जो गेहूं में लगने वाले खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, हिरनखुरी या सकरी पत्ती वाले जंगली जई, इस टाइप के खरपतवार जो है कि ज़्यादातर आपके गेहूं सा हुआ, गेहूं जैसा गेहूं का मामा भी बोलते हैं आप लोग, ये सब ऐसे खरपतवार हैं जो कि गेहूं की पैदावार को अधिक प्रभावित करते हैं। इसी साथ साथ कुछ किसान भाइयों के खेतों में कांग्रेस घास जो होती है, पार्थेनियम जिसे कहते हैं, वो भी दिखाई पड़ती है। तो अब इन सब खरपतवारों को यदि समय रहते यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो पैदावार भी अच्छी ली जा सकती है और जो बीज उत्पादक किसान हैं वो शुद्ध गुणवत्ता युक्त बीज का भी उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे हमने बताया कि खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए जो सबसे सही समय होता है वह है 35 दिन की अवस्था पर, यानी बुआई से 35 दिन की अवस्था पर। और दूसरी बात, गेहूं में पहला पानी दे दें, उसके बाद जो पोषक तत्व जो यूरिया देने की बात की जाती है उसका छिड़काव कर दें, उसके बाद खरपतवार नाशी जो दवा होती है उसका प्रयोग करें। यदि कांग्रेस घास या पार्थेनियम आपके खेतों में दिखाई पड़ता है तो पुष्पावस्था से पहले ही उसको हाथ से निकाल के बाहर कर दें, उखाड़ के बाहर कर दें। इसके बाद जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण करने के लिए 2 साल्ट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कारगर काम करते हैं, जैसे जिसमें क्लोरोडिनोफॉप है, इसकी 60 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो नियंत्रित किया जा सकता है। या इसके अलावा एक दवा और भी है, फिनोक्साप्रॉप इथाइल, यह 100 ग्राम मात्रा इसकी जो है यह 250 से 300 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारे जो मिक्स खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनके नियंत्रण करने के लिए सल्फोसल्फिरानिक दवा आती है। यह 33 ग्राम दवा 250 से 300 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए छिड़काव पर्याप्त होता है। यदि आपको सभी खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करना, चाहे सकरी पत्ती का हो या चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो, यदि इनका नियंत्रण एक साथ करना है तो आपको सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम, मेटसल्फ्यूरान
4 ग्राम 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो सभी जो चाहे सकरी पत्ती की खरपतवार या चौड़ी पत्ती की खरपतवार हैं उन सभी का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसा कि अब खरपतवारों के नियंत्रण की बात तो चल रही है, खरपतवार जो है कहा था कि आते कहाँ से हैं, आपके खेतों में हर बार आप दवा का प्रयोग करते हैं, हर बार उसका नियंत्रण करते हैं, फिर भी वो खरपतवार आपके खेत में आते हैं। खरपतवारों के खेत में आने के 2-3 रास्ते हैं। जैसे एक तो कभी कभी बीज के माध्यम से भी आ जाता है, और कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो कि केवल गेहूं के मौसम में ही, गेहूं के सीजन फसल में ही आते हैं। उनके बीज अवशेष जो होते हैं, बीज या जड़ जो होती है वह जमीन में पड़ी रहती है और 1 साल तक पूरी सुसुप्त अवस्था में रहती है। जैसे ही यह रबी का सीजन आता है, उनके मौसम उनके अनुकूल होता है, उनका जमाव शुरू हो जाता है। तो इसका जो कि अगर आपको समन्वित नियंत्रण करना है तो जो भी खरपतवार हैं उनके पुष्पावस्था से पहले, फूल आने से पहले की अवस्था में नियंत्रण करें, और साथ ही साथ जो रासायनिक दवाइयाँ बताई जाती हैं उनका जो उपयुक्त मात्रा बताई जाती है, उन उपयुक्त मात्रा का सही तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आप इन सभी खरपतवारों का नियंत्रण करके गेहूँ में आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और एक रास्ता और भी खरपतवारों के आने का है, सिंचाई का जो साधन होता है, जैसे नहरें होती हैं, वहाँ जब सिंचाई की जाती है नहरों के पानी से, तो नहर का पानी कई दूर आता रहता है, वहाँ से कई खेतों से गुजरता हुआ आता है, तो वहाँ से भी खरपतवारों के बीज आते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज जो हमारे कंपोस्ट या गोबर की खाद या जो बर्मी जो तैयार की जाती है, वहाँ उनके माध्यम, उस कंपोस्ट खाद के माध्यम से भी खेत में आते हैं। नियंत्रण करने का तरीका हमने आपको पहले बताया, जो रासायनिक तरीका है, और अगर जो यांत्रिक तरीका है उससे भी कुछ खरपतवारों का नियंत्रण करके अच्छा फायदा यह है। यांत्रिक तरीके से करने से फायदा यह होता है कि जो आपका जो वीडर होता है, जो गेहूँ में जो खरपतवार नियंत्रण करने का जो यंत्र होता है, उससे नियंत्रण करने के फायदा होता है। खरपतवार को उसी में काट करके उसी में मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि आपके जमीन के अंदर गेहूं की फसल में वायु का आवागमन सुनिश्चित हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन कक्ष में किए जाने वाले प्रबंधनों पर प्रगतिशील किसान का सुझाव। अरहर की फसल में लगने वाली बीमारियों का समेकित निदान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।